सहर्ष स्वागत करती हूँ। आप सब इस कार्यक्रम के लिए आए हो तो खुद के लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले सम्राट अशोक, बुद्ध के विचारानुसार समता, स्वातंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित रहते का स्वराज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, महिला और बहुजनों के लिए पहली स्कूल शुरू करने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, मनुस्मृति के 5000 सालों की गुलामी से समाज को मुक्त कर संविधान के माध्यम से हक एवं मानवाधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सबसे पहले उन सभी महापुरुषों को और महामाताओं को मैं प्रिया नमस्ते विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज यहाँ पर आप सब आए हो, ये केडर करने के लिए आए हो, आप सबका मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। पर आज के दिन का महत्व समझते हुए मैं आप सबको एक संक्षिप्त में इतिहास बताना चाहती हूँ। आज 24 सितंबर छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का वैदिक राज्याभिषेक हुआ था। मतलब पुणे के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को उनको विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप क्षुद्र हो, आप राजा नहीं बन सकते। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ सहयोगी वाराणसी गए और वहां दादा भट्ट को उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध का रिश्ता समझाया, जो कि ये है तथागत गौतम बुद्ध के पिता सिद्धोधन। ये शाक्य कुलीन वंश के शासक यानी किसान कुंभी राजा थे और सिद्धोधन के पुत्र यानी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनकी विद्वत्ता को देखकर विश्व ने उनको बुद्ध ये उपाधि दी। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्य देखकर लोगों ने उनको महात्मा ये उपाधि दी। दादा भट्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध इनका रिश्ता एक है ये समझाया गया। और किसान सिद्धोधन कुंभी राजा है तो भोसले भी राजा। दादा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक अपने बाएं पैर के अंगूठे से किया और अपने स्वकर्तृत्ववान स्वाभिमानी पुत्र का अपमान किया इन ब्राह्मणों ने। तो आम जनता का क्या, ये सवाल राजमाता जिजाऊ के मन में उत्पन्न हुआ और वो 10 दिनों के अंदर ही अंदर यानी कि 17 जून 1674 को निधन हुआ। हम सबको समझना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा राज्याभिषेक शक्त यानी बुद्ध पद्धति से 24 सितंबर 1674 को किया। बुद्ध यह धर्म नहीं, मैं आप सबकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। बुद्ध यह धर्म नहीं, बुद्ध यह धम्म है जो जीवन संस्कार बताता है, विचार प्रणाली बताता है। ये बात हमें समझनी होगी। और इसी दिन महात्मा ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और कल 23 सितंबर था। 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में कुछ मनुवादी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आत्माभिमान को ललकारा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा के ही एक पास के बगीचे के पेड़ के नीचे एक उदास रात बिताई। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे विदेश से आए हुए शिक्षक के साथ ये मनुवादी लोग ऐसा व्यवहार करते होंगे तो
महिलाओं का कार्यक्रम है। अभी एक मैडम बोले मणिपुर के बारे में, तो मैं एक बोलना चाहती हूँ। अरे विश्व में भारत ऐसा अकेला देश है जहाँ पर मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है। जहाँ पर मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निरस्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? नहीं ना। इस बात को हमें समझना होगा और आप सब इस कार्यक्रम को आए सभी नेपाल वासियों का और भारतवासियों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ, सहर्ष स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा जय भीम। आवाज तो कुछ आ ही नहीं रही है, जोर से आनी चाहिए। जय भीम, जय शिवराय, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्चों ने बहुत अच्छा सा बात रखा। धन्यवाद प्रिया। वक्ता की अगली कड़ी में करती हूँ। साथ ही यहाँ बुद्ध की जन्मस्थली में आए सभी भारतवासी और नेपाल वासियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर बैठे हमारे सभी महिला अतिथिगण और सभागार में बैठे हमारे मातृत्व संगठन के पदाधिकारी और सभी बुद्धिजीवी वर्ग को मेरी तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, यहाँ पर हम नेपाल की बुद्ध की धरती पर यहाँ जन्म स्थली पर आए हैं। तथागत धन्यवाद सर। ये किताब केवल आज के दिन के लिए 200 रुपये में मिलेगी और इसका सहयोग राशि 300 रुपये है। नेपाल में बामसेप और मोहन मेश्राम साहब आके अभी ये राज्य सत्ता उनको ये राज्य सत्ता, तो इसीलिए अभी हमारे नेपाल के बहुजन और मूलवासी लोग जल्दी ही इस राज्य सत्ता का मालिक बनेंगे। वो मालिक बनाने के लिए जो आज एक कार्यक्रम हो रहा है, इससे बड़ा दुनिया में खुशी की बात और गर्व की बात कुछ भी नहीं है। तो यहीं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद इस सत्र का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय भिक्खु तपस्वी धम्म जो सम्राट अशोक की पुत्री है चारुवती, उस बुद्ध विहार के वो प्रमुख भी है, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। तथागत बुद्ध भगवान नमन करके आज इस पवित्र भूमि स्थल से लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, कथित अछूत लोग हैं, उनके इतिहास को मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो दलितों का टैग लगाकर हमको हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अछूत के रूप में जो हिंदू जात व्यवस्था में हमको ट्रीट किया है, इसलिए आज हमारे जो हैसियत है वो अत्यंत दयनीय है, दुखद है। अभी किसी तरह भी हम लोग मानव कहलाने के लायक नहीं छोड़ा इन लोग ने। लेकिन अभी इस घर के छत पर रहता था और उसको पूजा करते थे, इसलिए हम लोग को लगता है कि हमारे पास कोई न कोई कनेक्शन सिंधु घाटी के सभ्यता से है, इसलिए हम वो ढूंढ रहे, खोज रहे। और यहाँ पर और एक शब्द है जो अभिवादन का शब्द है, वो जोहर शब्द। वो जोहर शब्द
अभिवादन में, तो हम इसको यहाँ से भी खेलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो समाज अपने इतिहास का विस्मरण नहीं करता है वो अपना इतिहास को निर्माण भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपने बहुत बड़ी बात बताई। और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के कुछ किताबें भेंट करके सम्मान करना चाहते हैं। और इसके बाद में हम लोग आपको भारत में बुलाकर आपका विशेष सम्मान बामसेफ की तरफ से करना चाहेंगे। यहाँ पर ऑनरेबल वामन मेश्राम साहब, माननीय आयुष्यमती कमला हेमचुरी जी, इनका मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की किताबों को देकर सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद अभी मंच पर माननीय योगी किशन जी संरक्षक है क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के डॉक्टर MP सिंह जी मेवाड़, अभी जो कनाडा रहते हैं और वो अपने चित्तौड़गढ़ के ही है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और शिवाजी महाराज का यहीं से निकास बताया गया, उनके जो पूर्वज हैं। आज भी जब भी जोर मेला होता है राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है चित्तौड़गढ़ में, तो उसमें जो सतारा किया जाता है। तो धर्म के बारे में साथियों, चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं जानता हूँ। छत्रपति शिवाजी वहाँ किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं उसको मेरे को आइडिया नहीं। मैं राजस्थान के जो यहाँ से निकास बताते हैं अभी भी उनको आमंत्रित किया जाता है। तो एक तो वो अपने कुलदेवी की पूजा करते हैं, दूसरा जितने भी राजस्थान में क्षत्रिय राजा हुए उन्होंने किसी ने भी अपने राज धर्म के बारे में नहीं लिखा है। यहाँ तक कि वो धर्म के बारे में उन्होंने लिखा ही नहीं है कोई किसी धर्म को माने। खराट साहब का किताब पढ़ने के बाद ये जितना भी हमारे जो दिमाग में हमारे इतिहास, हमारे जो विगत समय का जो विवरण है वो बहुत छोटा था। और ये जो है पुस्तक है इसमें बुद्धिस्ट के एंगल से मुझे भी बहुत ही नया लगा। वे भी पढ़ते जाते हैं तो मुझे बहुत अचंभा लग रहा था। मेरा जो जितना नॉलेज था तो उसमें भी बहुत ही आंदोलन, बहुत ही क्या होता है, बहुत उथल पुथल करने का ये पुस्तक है। बहुत क्रांतिकारी, बहुत रिवोल्यूशनरी किताब है। और बुद्धिज़्म के भी हम सामान्य ढंग से सोच रहे थे और इसमें जो लिखा है इसमें मेरा जो अटेंशन ज़्यादा से इसमें वज्रयान का पक्ष में गया, क्योंकि मैं जो काठमांडू से आता हूँ, मैं शाक्य परिवार का हूँ। तो आज विश्व में जो है वज्रयान का लिविंग जो है या मराठा और महार क्या क्या करके अथवा छत्रपति शिवाजी उनका जो पहचान अथवा वो क्या थे, क्षेत्रीय थे या क्या थे, इसके बारे में बहुत चर्चा है। तो मैं नेपाल भी ऐसे ही विषय में गुजर रहा है। हमारा अपना जो पहचान है वो हम भूल चुके हैं और हम जो है ब्राह्मणों ने दिया हुआ पहचान को अपना मानकर जी रहे हैं और हम जो है समाज में आगे नहीं जा पा रहा है। तो इसमें एक समुदाय, कल शाम को भी आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को स्वागत करने के लिए जो यहाँ खड़ा हुआ था, थोड़ा सा बात हमने उसने भी छेड़ दिया था। तो ये पुस्तक से संबंधित होके आ गया हो। नेपाल में जो जातिवार जनसंख्या है उसमें 5-6 क्लस्टर में हम विभाजित है, हमारा है। मतलब आर्यन, इराक मतलब आर्य आर्य, अब मैं करेक्ट नहीं होगा भाषा से, लेकिन आर्य शब्द उसमें जोड़ा है। अरब मतलब आर्य, सीरिया मतलब श्री आर्य। तो सभी में देश के पहचान में आर्य, तो वहाँ से आए हुए अब यहाँ ब्राह्मण करके वो अपने आप को देवता बने रहे। 33 कोटि देवता हुई है ना, हम उसको देवता करके मान, लेकिन वो आर्य है। अब यहाँ नेपाल में अपना पहचान खोला दिया, हम आर्य हैं। और वो क्षेत्रीय जो कहता था वो वास्तव में क्षेत्रीय नहीं था, वो लोग का अपना पहचान खस कहते हैं। ये नेपाल के पश्चिम पहाड़ी इलाका में है। थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। और हमने एक जगह पढ़ी थी
कि छत्रपति जी ऐसा थे कि मैंने कहीं पढ़ा है कि उनका जो तीर होता था वो तीर भी सोने के पद्धति है उससे राज्याभिषेक किया था। भारत में और महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण इतिहासकार हैं वो लोग इस दूसरे शाक्त राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी नहीं लिखते, उस बारे में चुप रहते। तो कार्यक्रम केडर कैंप चल रहा है, अगर ये केडर कैंप नहीं होता तो हम महाराष्ट्र में शाक्त राज्याभिषेक दिन मना रहे होते। तो मैंने मेश्राम साहब को विनती में लिखा है 14वीं शताब्दी 13वीं 14वीं शताब्दी में मौर्यों की नस्ल महाराष्ट्र में गई थी। उसी नस्ल का एक राजा, महाप्रतापी राजा, भोसले घराने का राजा शिवाजी महाराज हुए हैं। शिवाजी महाराज मौर्य खानदान के हैं, यानी शाक्य है। मौर्य भी शाक्य है और बुद्धा भी शाक्य है, इसलिए महाराष्ट्र के शाक्य शिवाजी महाराज को और यहाँ पैदा हुए शाक्य मुनि बुद्धा को ज्वाइंटली अगर देखेंगे तो हमारा वास्तविक इतिहास सामने आएगा। धन्यवाद देता हूँ मैं मेश्राम साहब को, उन्होंने इस ट्रेनिंग कैंप में हमें ये प्रकाशन करने के लिए अलाउ किया और उन्होंने मुझे निजी तौर पर यह भी कहा कि हम ऑल इंडिया में ये 350वां शाक्त राज्याभिषेक केवल महाराष्ट्र में नहीं ऑल इंडिया में मनाएंगे। इसके लिए मैं मेश्राम साहब को धन्यवाद देता हूँ। नेपाल में हो रहा है, नेपाल के अंदर भी शाक्य है। हमारे लोग जो है शायद नेवार कमेटी के लोग जो है वो शाक्य माने जाते हैं और उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध भी शाक्य से यहाँ इतिहास में जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत भर में उसका वास्तविक इतिहास फैलाना चाहते थे, मगर हम लोगों को अवसर मिला और भारत के अंदर सभी राज्यों में ही नहीं तो नेपाल तक एक दूसरे देश में भी इस बात को फैलाने का, प्रचार करने का लोगों को मौका मिला। हम लोग जो इस किताब में नए हिस्टोरिकल तथ्य उद्घाटित हुए हैं तो किताब सभी आदमी नहीं पढ़ते और उसका जो रिसर्च है वो किताब में रह जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इसका राष्ट्रीय स्तर का, वैसे ही मुझे इस तरह का काम करने की आदत है तो ये काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मला प्रश्न पडतो, माफ करा राजे, मला प्रश्न पडतो, राजे तुम्ही तर समतेचे पुरस्कर्ते होता, राजे तुम्ही तर समतेचे पुरस्कर्ते होता, तरीही कोकणस्थ ब्राह्मण मोरोपंत पिंगळे दुधात विष का दिले होते, असा मला प्रश्न पडतो। शंभूराजे वडिलांप्रमाणे शूरवीर प्रकांड पंडित व विविध भाषेचे प्रकांड पंडित होते। शंभूराजे वडिलांप्रमाणे शूरवीर प्रकांड पंडित व समतेचे पुरस्कर्ते होते, तरीही त्यांची हत्या मनुस्मृतीनुसार का होते, असा मला प्रश्न पडतो। माफ करा राजे, मला प्रश्न पडतो। जनतेचे लाखो करोडो रुपये चुरा करून छत्रपती शिवरायांचा पुतळा बांधला आणि तो पुतळा जाणीवपूर्वक पाडला आणि आपल्या सर्वांचा राग बघून मगरुरीने माफी देखील मागतात। याविषयी मी म्हणेल, ईव्हीएम फ्रॉड संघीय दलाल, ईव्हीएम फ्रॉड
माफी मागतात. ईव्हीएम फ्रॉड संघीय दलाल मगरुरीने माफी मागतात. त्यांना शिवरायांपेक्षा सावरकर जवळचे वाटतात. ईव्हीएम फ्रॉड संघीय दलाल मगरुरीने माफी मागतात, तर त्यांना शिवरायांपेक्षा सावरकर जवळचे वाटतात. तर शिवरायांचा अपमानच का करतात? तर शिवरायांचा अपमानच का करतात असा मला प्रश्न पडतो. माफ करा राजे, मला प्रश्न पडतो. माफ करा राजे.